लाल किले की प्राचीर से आजादी के 80 साल बाद पहली बार वंदे मातरम अपनी पूर्ण स्वरूप में गूंजेगा। 1947 के बाद से अब तक ये गीत कभी पूरी तरह सभी छंदों के साथ इस ऐतिहासिक प्राचीर से नहीं गाया गया। 2026 में रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर मां भारती का ये स्वतंत्रता मंत्र पहली बार अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ गूंजेगा। ये सिर्फ गायन नहीं, सदियों की गुलामी तोड़ने वाली लंबी यात्रा की पूर्णता का प्रतीक है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनगिनत सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर स्वाभिमान का दीप जलाया। टैगोर का स्वप्न था, where the mind is without fear and the head is held high, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. जहां मन भय से मुक्त हो, जहां सिर गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, उसी स्वर्ग की कल्पना टैगोर ने की थी। लेकिन लंबे समय तक वो स्वप्न अधूरा रहा। आजादी मिलने के बावजूद कई बार मन में डर बना रहा, सिर कभी कभी झुका रहा। फिर ये कैसे संभव हुआ कि आज लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम अपने पूर्ण स्वरूप में गूंजने जा रहा है? क्या ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण हुआ? वही प्राचीर, वही झंडा, हर बार नया संकल्प। क्या 2014 के बाद के भारत ने उस डर को तोड़ा और टैगोर के सपने को साकार करने का रास्ता खोला? अंग्रेजी शासन ने 200 वर्षों में न सिर्फ शोषण किया बल्कि मन में डर और हीनता बैठा दी। बंकिम ने वंदे मातरम से मां भारती को शक्ति दी। सावरकर ने 1857 में राष्ट्रीय युद्ध सिद्ध किया। टैगोर ने भय मुक्त भारत की कल्पना की। तीनों ने लेखनी से मानसिक गुलामी तोड़ी। नमस्कार, मैं हिमांशी पैम्फलेट परिवार के साथ आज स्वतंत्रता के इन्हीं पहलुओं को आपके सामने रखूंगी। क्या 1947 में मिली आजादी पूर्ण थी? राज रजवाड़े जुड़े, भारत एक बना, लेकिन देश के भीतर ही एक दूसरा विधान खड़ा कर दिया गया, धारा 370। आजादी के बाद भी राष्ट्रभाव पर प्रश्न चिन्ह। दशक बीत गए, दिल्ली की सत्ता बदलती रही, लेकिन मानसिकता वह नहीं बदली। फिर शुरू हुआ एक नया प्रयोग, गुजरात 2001। एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जिसने निराशा की जगह विश्वास बोया। एक ऐसा मॉडल जिसने दिखाया कि शासन सेवा का माध्यम कैसे बन सकता है। 2014 में वही गुजरात मॉडल दिल्ली पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से 7 दशकों के इतिहास को पीछे मुड़कर देखा तो स्पष्ट दिखा, 1947 में हमें स्वराज मिला था, लेकिन सच्ची आजादी पाना अभी भी बाकी था। 1947 में आज़ादी मिली, पर अगले कुछ दशकों तक देश गरीबी की जंजीरों की जकड़ में रहा, ट्रैप्ड रहा। करप्शन ने सिस्टम को जकड़ रखा था। बिचौलिए हर जगह मौजूद थे। राशन कार्ड्स फेक एंट्री से भरे पड़े थे। पैसा बीच में ही गायब हो जाता था। गरीब हमेशा गरीब ही रहता था। गरीबी हटाओ के नारे जोर लगाए, लेकिन गरीबी हटी ही नहीं। हटती कैसे? कभी सरकार थी तो गवर्नेंस नहीं, कभी गवर्नेंस थी तो इंटेंट नहीं, कभी इंटेंट था तो कार्य और सिंसेरिटी नहीं। नारे लगते रहे, इलेक्शन होते रहे, लेकिन करप्शन और गरीबी ने देश के आम नागरिक को दशकों बेसिक से दूर रखा। कहीं आज़ादी के समय से बिजली नहीं और पानी नहीं, लेकिन आज़ाद देश के नागरिक बेसिक से वंचित रहे, और इसका सबसे ज़्यादा असर देश की महिलाओं पर पड़ रहा था। डर और मजबूरी आदत बन गई। गरीबी ने आम व्यक्ति की कमर तोड़ दी थी, और फिर आया आतंकवाद, जिसने मनोबल ही तोड़ दिया। आतंकवाद रोज खून बहाता था। पठानकोट से मुंबई तक डर का माहौल था। ट्रेन ब्लास्ट से हिल जाती थी। स्टेशंस पर नफरत और खौफ फैलता था। आम व्यक्ति घर से ये सोच कर निकलता था कि पता नहीं शाम को घर पहुंचूंगा कि नहीं। उधर कांग्रेस के आका ओसामा बिन लादेन के नाम के आगे जी लगाते और आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते। सिक्योरिटी सिर्फ पेपर पर नजर आती थी। बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक से मांस और खून के लोथड़े बाजारों, रेलवे स्टेशंस पर, 5 स्टार होटल्स में। नेता नींद से जागते थे और वापस सो जाते थे। आतंकवाद ने विकराल रूप लिया।
तबाही के भयानक मंजर के बाद कांग्रेस का कोई नेता बंद गले का सूट पहनकर प्रेस को चेहरा दिखाकर वापस बिल में घुस जाता था, तो कोई इस्लामिक टेरर को हिंदू आतंकवाद बताने में पूरी जान झोंक देता। देश अंदर से कमजोर था, दुश्मन आसानी से घुस जाते थे। देश आजाद था, पर गुलामी वाली मानसिकता ने उसे भय में जकड़ रखा था। लड़खड़ाता इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की पहचान बन गया। धड़ाधड़ पेपर लीक्स ने एजुकेशन सिस्टम को ही डिफाइन कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश और मुंबई में माफिया और अंडरवर्ल्ड सीना तान के घूम रहे थे। ऑर्डिनरी लाइफ को सपोर्ट करने वाला हर सिस्टम बीमार था। ट्रेन्स की हालत भी वही थी जो देश की थी, बहुत खराब। पुरानी कोचेस टूट रही थी, टूटी बिखरती गवर्नेंस की तरह। लेट ट्रेन्स रोज की बात थी, एक्सीडेंट्स बार बार होते थे, पैसेंजर की सेफ्टी और डिग्निटी दोनों कॉम्प्रोमाइज होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स मोड में था, ट्रेन से ट्रैवल करना भी रिस्क लगता था। रोड्स पोथहोल से भरी थी, बिजली घंटों तक कटी रहती थी, बैंक अकाउंट्स आम आदमी की पहुंच से दूर थे, वेलफेयर स्कीम्स में लीकेज और लूट थी। आधार जैसा फाउंडेशनल आइडेंटिटी सिस्टम नहीं था, आइडेंटिटी प्रूव करना मुश्किल था। डिजिटल दुनिया से भारत बहुत पीछे था, देश स्लो मोशन में चल रहा था। ये थी उस वक्त की डेप्रीवेशन, ये थी असली गुलामी। इन जंजीरों ने देश को बांध रखा था। जरूरत थी एक बड़े चेंज की, जरूरत थी असली आजादी की, जरूरत थी सिस्टम को तोड़कर बदलने की। फिर आया 2014। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और इन 12 सालों में मिली इन जंजीरों से आजादी। आतंकवाद पर हार्ड ब्लो, सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब, बालाकोट ने दुश्मन को साफ मैसेज दिया, टेरर फंडिंग पर क्रैकडाउन हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया गया, ट्रेन्स ने लिया नया रूप, वंदे भारत ने स्पीड बढ़ाई, स्टेशंस क्लीनर और सेफर हुए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने मैसिव एक्सपेंशन देखा, डिजिटल ट्रैकिंग और मॉडर्न सिस्टम्स आए, पैसेंजर की डिग्निटी और एक्सपीरियंस पर फोकस बढ़ा, करप्शन पर भी बड़ी मार पड़ी, टीबीटी ने लीकेज को प्लग किया, फेक और इनएलिजिबल राशन कार्ड्स हटाए गए, पैसा सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंचने लगा, राशन मशीन्स ने डिलीवरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया, बिचौलिए का रोल खत्म होने लगा, गरीब को उसका हक सीधे मिलने लगा, डिजिटलाइजेशन ने गवर्नेंस का तरीका बदल दिया, आधार ने आइडेंटिटी दी, यूपीआई ने पेमेंट्स आसान किए, कोविन ने वैक्सीनेशन को स्केल पर पॉसिबल बनाया, पासपोर्ट सर्विसेज फास्टर हुई। 12 सालों में कई पुरानी जंजीरें कटी हैं और देश ने एक नई डायरेक्शन पकड़ी है। ये सिर्फ देखिए डेवलपमेंट की कहानी नहीं है, ये आज़ादी की एक नई डेफिनेशन है। करप्शन से आज़ादी, बिचौलियों से आज़ादी, लीकेज से आज़ादी, फियर से आज़ादी, आतंकवाद से आज़ादी, अंडरवर्ल्ड और माफिया से आज़ादी, और एक ऐसे सिस्टम से आज़ादी जहां गरीब को अपना हक पाने के लिए किसी और पर डिपेंड रहना पड़ता था। यही थी असली ज़रूरत और यही बदलाव पिछले 12 सालों में देखने को मिला। आजादी के 80 साल पूरे हो चुके हैं और आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या वो डर खत्म हुआ है जो अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे मन में बैठा दिया था? क्या हम आजाद देश में सही अर्थों में स्वतंत्रता पा सके हैं? क्योंकि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं होती, वो एक सतत यात्रा है जहां हर पीढ़ी को ये तय करना होता है कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है। पंजाब के स्टेशनों पर जब डिब्बे खुले तो जीवित यात्री नहीं बल्कि शवों के ढेर निकले। एक तरफ आजादी का जश्न तो दूसरी तरफ मौत का सन्नाटा। थोड़ा बैकग्राउंड समझिए, आजादी कैसे हुई? लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश सत्ता ने सत्ता हस्तांतरण का फैसला किया, लेकिन मुस्लिम लीग की मांग और माउंटबेटन योजना के तहत देश का रक्त रंजित बंटवारा स्वीकार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। लेकिन नेहरू और जिन्ना के समझौतों वाली आजादी बंटवारे के भयानक अंधेरों में धकेल दी गई।
हजारों हिंदुओं और सिखों की जानें गई, कई लोग अपनी पूरी पूंजी छोड़कर भागे, लेकिन सब नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही कई ट्रेनें मौत का सफर बन गई। एक तरफ वो लाशों से भरी 1947 की ट्रेनें और दूसरी तरफ आज एक के बाद एक आधुनिक वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार गाड़ियां। इन दो तस्वीरों के बीच हमने 80 सालों का मीलों लंबा सफर तय किया है, लेकिन आज इस आजादी शब्द का इस्तेमाल अक्सर बेहद गलत मायनों में हो रहा है। तो डीयू मांगे तो जमिया मांगे तो अलीगढ़ से तो पीयू से। जो ये नारे लगाते हैं उनके लिए आजादी का मतलब बिल्कुल उल्टा है, उस आजादी से ठीक विपरीत जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की थी। लेकिन 2014 में स्वतंत्र भारत में एक बड़ा बदलाव आया। चलिए मेरे साथ 1947 से 2026 तक का रेल सफर कीजिए। लाशों से भरी ट्रेनों के उस दौर से लेकर आज की इस तेज वंदे भारत तक। अब इस आखिरी ट्रेन की तस्वीर देखिए। वंदे भारत कश्मीर की वादियों में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से गुजरती हुई। 2014 से पहले के भारत में जहां डर और अनिश्चितता का माहौल था, वहां इसकी कल्पना भी असंभव थी। अगर आप इसे सिर्फ कंक्रीट और विकास की कहानी समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये कहानी है भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता की। ये कहानी उन 12 वर्षों की है जिन्होंने भारत की सभ्यतागत पहचान और संप्रभुता को अटूट मजबूती दी। तो आइए आजादी की उसी मिलावटी भाषा को सही करने और भारत के इस पूर्ण स्वाभिमान की दास्तान को टटोलते हैं। लेकिन इस दास्तान को समझने के लिए हमें इतिहास की उन पटरियों पर पीछे जाना होगा जहां से आजाद भारत का सफर शुरू हुआ था। 1947 से 2014 का वो पहला पड़ाव जहां आजादी तो मिली, लेकिन उसके साथ मिले ढेरों आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े समझौते। उस दौर की चुनौतियां क्या थी? लाइसेंस राज का वो बोझ, कश्मीर में आधे अधूरे समाधान और क्विक फिक्स की राजनीति ने देश को किस मोड़ पर खड़ा किया था। इस पहले पड़ाव और इतिहास की उस पूरी परत को विस्तार से समझते हैं।